बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का दिन है। वीकेंड कैसा रहा आपका? वीकेंड क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरा तो सिर्फ एक छुट्टी होती है। यकीन करें, एक छुट्टी में इतने सारे आपके काम होते हैं कि जो पूरे वीक के पेंडिंग होते हैं और फिर आपने घर वालों की भी ड्यूटियां देनी होती हैं। अच्छा, रेस्ट का मौका जो है ना वो बड़ा कम मिलता है। पहले ये था कि चले सैटरडे संडे ऑफ होता था, चलो सुकून मिल जाता था, लेकिन अभी एक छुट्टी में यकीन करें आपके बहुत सारे काम फिर भी अधूरे रह जाते हैं। मंडे को जब आप आते हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ आते हैं कि तमाम अब जो काम है वो अपने अपने बाखूबी सर अंजाम देने हैं अगले नेक्स्ट वीक तक। तो लिहाजा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है वो एक खूबसूरत एहसास है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मोहब्बतें बांटते हैं, जो मोहब्बतें बिखेरते हैं। तो हमेशा आजकल हम जो देख रहे हैं, नफ़रतें जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो जो एक मिठास होती थी ना अपनों में, एक दूसरे के साथ जो आपका एक कनेक्शन होता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जिसमें मैं सोचती हूँ कि ये यार, ये आज की बड़ी ज़रूरत है कि हम सब लोगों को वो चीज़ें जो हैं वो अपनायत, वो मोहब्बत, वो आपकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो इतने सारे फासले बढ़ चुके हैं ना उनको आप कम कर सकें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, और साथ साथ अगर आप मौसम की बात करें तो मौसम जी आपको पता है कि इस टाइम मुल्तान का मौसम ऐसा लगता है मरी बना हुआ है। मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो 3-4 सेंटीग्रेड जा रहा हो। अच्छा, उस दिन मैं देख रही थी कि मरी का टेम्परेचर जो है वो 7 है और यहाँ पे जो मुल्तान का था वो 3 था। 3 डिग्री, दो तक गया। हाँ, तो मतलब इतनी ये हो रहा है कि यार मुल्तान में एकदम इतनी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है और खुश्क ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से जो है वायरल डिजीज़ भी हैं। तो आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस मौसम में जो है आपने अपने बच्चों को भी कवर करके रखना है ताकि आप स्मोक और इससे भी बच सकें। और साथ साथ जो है वो अच्छी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही बिलाल? बिल्कुल ऐसे ही, आप विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं? वैसे ये है कि सर्दी आई है तो मैं कहती हूँ ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी अच्छी है कि आप थोड़ा सा इंजॉय भी करें। ठंड तो है लेकिन इंजॉय भी करें। मुल्तान में तो वैसे ही तकरीबन 8 से 9 महीने गर्मी रहती है। सर्दी जो है यही 2 महीने होते हैं। दिसंबर में तो वैसे सर्दी आई नहीं है, आखिरी 2-3 दिनों में थी। ये जनवरी में सर्दी आई है तो मैं कहता हूँ ये नेमत है मुल्तान के लोगों के लिए। इसको बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर सी बात है कि आपके जिस तरह, क्योंकि विंटर्स मुझे खुद बहुत पसंद है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि विंटर्स जो हैं वो आप काफ़ी देर रहनी चाहिए। माजरत, जैसे अभी कहा था ना कि मौसम की वजह से जो है आपकी सेहत भी डाउन रहती है। तो जिस तरह हम मौसम की बात कर लेते हैं तो इसी तरह अपने हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मतलब आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। आसमान पर शदीद बादलों का राज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन धुंध की बात करें तो धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आ रही है। लेकिन बावजूद इसके सर्द हवा चलने का जो सिलसिला है उसके बायस सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। और इस वक्त भी सर्द हवा चलने के बायस मुल्तान शहर का मौसम जो है, दर्जा हरारत जो है उसमें नुमाया कमी देखने को आ रही है। और सर्दी की और मौसम की जो एक शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई मालूम हो रही है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब आज धुंध की कमी के बाइस कदरे कम है, जो कि 92% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे बेहतर है, जो कि 107 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 12वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। ये तो मुल्तान शहर के मौसम की बात होगी। अगर धुंध के हवाले से बात करें तो धुंध में आज नुमाया कमी देखने को आ रही है। रात गए धुंध में इजाफे के बायस मोटरवे M4 और M5 को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अलल सुबह के औकात में जो ही मौसम और हदे निगाह कदरे बेहतर हुई है तो मोटरवे को M4 मोटरवे को भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। और M5 मोटरवे के सेक्टर 1 को जो कि शेर शाह से जाहिर पीर तक के मुकम्मल तौर पर हदे निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया था। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी। धुंध के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से
ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में रात के औकात में और अलल सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। और बारिशों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से पूरे जनवरी के महीने में किसी किस्म की हल्की या ज्यादा बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ धुंध की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मौसम चेंज हुआ था, अच्छा फोग की वजह से जो है आपकी ट्रैवलिंग जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जिस तरह हम रेलवे स्टेशन की बात करें ट्रेन के हवाले से या हम एयरप्लेन के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी हमें यही देखता है कि वहाँ पे ताखीर का शिकार हो जाती है आपकी फ्लाइट्स भी, क्योंकि धुंध की वजह से जो है वो हादसात का खतरा भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अभी जो हम बात कर लेते हैं वो रेलवे स्टेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम स्मोक और फोग की वजह से जो है वो बहुत सारे हमारे इस टाइम मसाइल हैं और जिस तरह से ताखीर का शिकार हो रही हैं ट्रेनें, उस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल आसमा, इस मौसम में खास तौर पर जब स्मोक और फोग का मौसम होता है, धुंध ज्यादा होती है तो ट्रैवलिंग के बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। जहाँ मोटरवे बंद कर दी जाती है, ट्रेनों का जो है खास तौर पर पहिया जैम होकर रह जाता है और फ्लाइट्स की सूरत हाल, तमाम किस्म की फ्लाइट्स जो है वो तातल का शिकार होती है। वहीं अगर हम ट्रेनों की बात करते हैं स्टेशन की, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो धुंध की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा था। तो ट्रेनें जो थी वो मामूल से आ रही थी, तो उनका जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा था। ख़ास तौर पर इस मौसम में जब सर्दी होती है, जिन लोगों ने ट्रैवलिंग करनी होती है, मुल्तान से कराची जाना होता है या कराची से मुल्तान या लाहौर जाने वाले जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पर वो इन दिनों में, इस मौसम में वो ट्रेन पर ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि मोटरवे बंद होती है। मोटरवे बंद होने की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, वो नहीं जा रही होती। जब ट्रेनों पर सफ़र करते हैं तो ट्रेनों के ऊपर जब एक ट्रेन की टिकट बुक करवा ली है, अगर उसे टाइम दिया गया है जी कि आपने सुबह 9 बजे ट्रेन जो है वो पहुंचेगी मुल्तान स्टेशन पर, अगर आपने कराची जाना है या लाहौर जाना है, तो ख़ास तौर पर बहुत सारे मुसाफिर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मुल्तान शहर से दही इलाकों से उठ के आना होता है, मुजफ्फरगढ़ से आना है या कहीं लोधरा वाली साइड से आना है, दुनियापुर से आना है, तो वो जब आते हैं मुल्तान स्टेशन पर तो वो यही समझ कर आते हैं जी कि ट्रेन जो है 9 बजे पहुंच जाएगी। लेकिन इस स्मोक के मौसम में अक्सर ट्रेनें जो है 5-5, 6-6 घंटे जो है वो ताखीर का शिकार है। इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुसाफिरों को परेशानी, एक तरफ ये स्मोक होती है, दूसरी तरफ खुश्क सर्दी भी है। खुश्क सर्दी में स्टेशन के ऊपर, अगर हम मुल्तान रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो जनूबी पंजाब में वैसे तो 114 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसमें भी अगर हम सहूलियात की बात करते हैं तो सहूलियात का फुकदान नज़र आता है, क्योंकि जो मुसाफिर होते हैं सैकड़ों की तादाद में होते हैं ना, उनके लिए वेटिंग एरियाज जो बनाए गए हैं, 1-2 रूम बनाए गए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो तकरीबन 20-25 मुसाफिर एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी सारे मुसाफिर जो है स्टेशन पर बैठते हैं। जब स्टेशन पर बैठते हैं, अगर किसी का 9 बजे का टाइम है तो 6 घंटे ट्रेन लेट है तो 6 घंटे वहीं पर बैठ के इंतज़ार करेगा। अब 6 घंटे आप देख लें, इस सर्दी की सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है बंदों के लिए। मुसाफिर इस सर्दी की शिद्दत में जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का। अब दूसरी तरफ ट्रेनों का इस स्मोक के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक का बड़ा इशू होता है। ट्रैक का हमारे जो रेलवे का निज़ाम है वो इतना बोसीदा हो चुका है कि उसको चेंज ही नहीं किया गया। अब देखिए, जो अंग्रेज़ दौर का सिस्टम चला आ रहा है वही चला आ रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं की गई। तो जब ये सारी सूरत हाल है तो अक्सर ट्रेनें भी जो है वो इस वजह से भी ताख़ीर होती है, दूसरा धुंध की वजह से भी। अब मुसाफिरों से जब हमारी बात होती है तो मुसाफिर यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि ये गरीब की सवारी थी, ट्रेन किराया जो था वो सस्ता था, लेकिन किराए भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए क्योंकि फ्यूल की कीमतें बढ़ी। पिछले आप देखिए अब तो कम हो गई। अच्छा, इसमें कोई कम हुई है, ये कभी नहीं होता फ्यूल की, जैसे पेट्रोल की हम बात करते हैं ना कि कीमतें बढ़ गई हैं तो किरायों में एकदम इजाफा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपकी बाकी दीगर जरूरियात की चीजें उसमें इजाफा कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन जब कमी की जाती है तो चीजों में कमी नहीं आती। बिल्कुल आसमा, रेलवे पाकिस्तान की जानिब से अगर हम पिछले 2 महीने पहले की बात करते हैं, जब फ्यूल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थी 10-10, 15-15 रुपये फी लीटर के हिसाब से, उस टाइम जो है एक बार तो 10% किरायों में इजाफा किया गया, दूसरी बार 5% इजाफा किया गया।
अब ये देखें कि ट्रेन के ऊपर खास तौर पर जिन लोगों ने अपना सामान भेजना होता था कराची या कहीं और दूसरे शहरों में, वो कार्गो की सर्विस बड़ी जो मुफीद सर्विस थी, क्योंकि वो सस्ती भी थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बनिस्बत। अब कार्गो का जो किराया है उसका भी, उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया। उसके बाद जो मुसाफिर सफ़र करते हैं टिकट का जो, अब देखें लाहौर की अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अगर किसी बस पे हम सफ़र करते हैं तो हमें 1000 या 1200 रुपया, फैसल मोबर का 1500 रुपया किराया होगा, क्योंकि सर्विस भी अच्छी है। हाँ। अब अगर हम ट्रेन पे आते हैं तो ट्रेन की भी वही टिकट है, 1500 रुपये टिकट है। अब सहूलियात की अगर हम बात करते हैं ट्रेनों के अंदर, स्टेशन के अंदर, तो सहूलियात ना होने के बराबर है। अब जो इशू सफाई वगैरह के हवाले से भी कोई खास इंतजाम दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। अब सिक्योरिटी की अगर हम सूरत हाल की बात करते हैं मुल्तान शहर की, तो रेलवे स्टेशन की, तो सिक्योरिटी भी ना होने के, एक वाक थ्रू गेट नस्ब किया गया है, वो भी मशीन जो वाक थ्रू गेट नस्ब किया गया है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब है। सही। तो इसके साथ ही जो वहाँ पे गार्ड्स तैनात किए होते हैं वो भी अक्सर, अब देखिए हज़ारों लोग जो है स्टेशन पर आ रहे होते हैं, 1 से 2 जो एहलकार है वो तैनात किए होते हैं, जो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। अब मुसाफिर खास तौर पर इस सर्दी के मौसम में अपने साथ जो है वो सिलेंडर कैरी कर रहे होते हैं। सिलेंडर की वजह से अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो इससे पीछे चले जाएं तो बहुत सारे हादसा हो चुके हैं। सिलेंडर फटने की वजह से पूरी की पूरी ट्रेनें जो है वो जलकर राख हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी इस चीज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ना मुसाफिरों के सामान की चेकिंग की जाती है, ना मुसाफिरों की खुद की चेकिंग की जाती है कि ये जो सफ़र है रेलवे का, इसको जो है वो आसानी के बजाय मुश्किलात का शिकार हो जाता है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो है हमें गेस्ट हैं हमारी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दुआ बुखारी आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में। आप सुनाएं। मैं भी मजे में ही हूँ फिलहाल। देखिए इतनी टीवी के अभी कैमरा के सामने आके ना ऐसे बड़ी मासूम सी बन के बैठ गई, कुछ बोल ही नहीं है। बात ये है कि सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है सर्दी लग गई है। ऐसे ही है। हाँ, तो तुम्हें तो सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, तुम्हें फिर सर्दी कैसे लग सकती है? आई लव विंटर्स, लेकिन अब जिस तरह का विंटर चल रहा है ना, उससे अल्लाह बचाए। ऐसी मुल्तानियों को ठंड बड़ी लगती है। हाँ, कह सकती हैं आप। हाँ, मुल्तानियों को ठंड बड़ी लगती है। ऐसे में हमें आदत नहीं, पूरा साल नहीं बर्दाश्त कर सकते। पूरा साल तो हम गर्मी फेस करते हैं, ये 2 माह ठंड के गुजारने औखे हो जाते हैं हमारे लिए। हाँ सही बात, थोड़ी सी भी ठंड है, ऐसा ही है, बहुत ठंड है। चले जी, आज हम दुआ से एक तो हम लड़कियों की एजुकेशन पे आज बात करेंगे। इस टाइम हम सबसे पहले तो जैसे हमेशा बात करते हैं कि लड़कियों के लिए जो है वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में इसका एक अलग मुकाम है। आप एक कहते हैं ना, एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो पूरे घर को जो है वो आपको संवार सकती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। सेकेंडली, आजकल जिस तरह का हमारा इस टाइम दौर जा रहा है, वहाँ कंपटीशन भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जहाँ मेल के लिए हम बात करते हैं तो वहीं हम फीमेल के लिए भी बात करेंगे कि कितनी अहमियत है। अभी बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चियों को तालीम नहीं दिलाई जाती। तो आज हम दुआ से वो जानेंगे। दुआ क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज कल का जो टाइम है, आजकल का जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, उसमें तो आई गेस के बहुत सारे लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गई है फीमेल्स की स्टडीज़ के हवाले से। और मैंने ये देखा है कि नॉर्मली पहले ऐसा होता था, अगर किसी घर में 4 या 5 सिस्टर्स हैं और भाई 1 या 2 हैं, तो 1 या 2 या 1 बहन पढ़ती थी, लेकिन बाकी 3 बहनें नहीं पढ़ती थी। लेकिन अब 5 की 5 बहनें पढ़ रही हैं और पेरेंट्स का फोकस है उन्हें पढ़ाने पे। ये तो हम बात करें अपने सराउंडिंग्स की, यानी कि अपने जैसे आप कहते हैं कि मेन सिटी के अंदर। हम रूरल एरियाज में जाएं तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन बात कहने का मकसद है कि जो वो लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इसी सिनेरियो में खप जाते हैं। वो तालीम हासिल नहीं करते, उनको मतलब लाइक के कोई इस हवाले से ना कोई कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, कभी उनको तालीम का यूज़ करना भी नहीं ज़रूरी नहीं होता उनके लिए। सेकेंडली बात ये है कि हमारे जो आजकल के आपके सामने हालात हैं, MPhil PhD किया हुआ है लोगों ने, लेकिन जॉब्स नहीं हैं, कोई सेटलमेंट नहीं है।
एक बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटमेंट है, ख़वातीन में भी, मेल्स में भी, सब में। तो मैंने ये नोट किया है कि कुछ लोग इस वजह से भी अब इस चीज़ से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। मतलब जहाँ पे कोई बंदा, एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी इस चीज़ की कि आपने एमफिल किया है, अब आप पीएचडी कर रहे हो, बड़ा एक शौक होता था, एक बड़ा स्पिरिट होता था लोगों में ना कि हम स्टडी करें। लेकिन अब जो हालात वो देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। आप ये देखें कि मेरे ऑफिस में, जो मेरा ऑफिस है, मेरे रिसेप्शन पे एमफिल फीमेल बैठी हैं। मतलब यू कैन इमेजिन कि शी इज एमफिल और वो इतनी टैलेंटेड बच्ची है, लेकिन जॉब नहीं है, वो रिसेप्शन पे बैठी हुई है। वही ना, अब असल में लोगों के लिए सबसे बड़ी है कि हमने सरवाइव करना है। सरवाइव करना। अच्छा, सरवाइव की अगर थोड़ी सी भी अमाउंट आपको कहीं मिल रही है, आप काम आपको मिल रहा है, तो लोग उसको अवेल करने की कोशिश अच्छा, करते फिर हैं। एक चीज़ और भी है ना कि हमारे जो एक बचपन से कह लें या वैसे हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो हमें ये सिखाता है हमेशा से कि आपने स्टडी के बाद जॉब करनी है। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि जॉब के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस से मुराद ये नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा शाहाना बड़ा ऑफिस बना ले, वहाँ पे जाके टांग रख के बैठ जाए। बिजनेस आप वो होता है, आप छोटा सा बिजनेस भी कोई कर सकते हैं। लेकिन बात ये ना कि मेहनत हर चीज में जरूरी है। यार कितनी हमारी बीजेडयू की टॉपर थी जिन्होंने गोलगप्पे की रेडी लगाई थी, याद है आपको? वो काफी वायरल हुआ। कुछ ना कुछ तो कर रही है ना। हाँ, अब काफी जो जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, उन्होंने डिग्रीज ली हुई है, और मैं उनको जब देखती हूँ रिक्शा चला रहा होता है, कोई रिक्शा चला रहा होता है, कोई फूड पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग जहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान के एकदम से हालात चेंज हुए हैं, जितनी महंगाई आई है, एजुकेशन हमारी, इलाज हमारा, हमारी जो बेसिक चीजें हैं, हमेशा डेली इस चीज पे हमारी बात होती है, वो डिस्टर्ब हो चुकी है बुरी तरीके से। अब एजुकेशन जो है हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, एजुकेट करना बड़ा मुश्किल हो गया। स्कूल्स में फीसेस इतनी ज्यादा हैं, मतलब वो ज्यादातर लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं ड्यू टू सम इश्यूज। वो कहते हैं कि जी हम लोग नहीं गवर्नमेंट में पढ़ाते बच्चों को, और प्राइवेट में आपको पता है कि फीसेस कितनी ज्यादा है। अगर किसी के घर में 5 बच्चे हैं तो 5 के 5 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सर्वाइवल बड़ा टफ है। अब मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जिनके तमाम बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे। अब उन्होंने अपने 1 या 2 बच्चों को वहाँ एडमिशन उनका करवा दिया, बाकी बच्चे जो हैं वो स्टडी। यही रीजन है ना, जाहिर सी बात है। रेलवे स्टेशन जितने भी बड़े बड़े स्टेशन थे उन पर लगाएगी। अब ये एक अच्छा स्टेप है रेलवे की जानिब से कि ये मल्टी फूड ट्रेनिंग कार जो है वो मुतारफ करवाई गई है। इसका बाकायदा तौर पर जो था वो 10 जनवरी को इफ्तिताह कर दिया गया था। ख़ास तौर पर जो बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन पर सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि ये जो ये डाइनिंग कार जो उसके साथ लगाई गई है। अब इसमें जो इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी हो चुका है। इसमें तकरीबन ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो है ना, पाकिस्तान रेलवे और प्राइवेट कंपनी है एस जमील एंड कंपनी के नाम से जो है उसके इश्तराक से जो है 5 स्टार डाइनिंग कार जो है वो मुतारफ करवाई गई है। ये हर ट्रेन 5 में स्टार टाइप है। नहीं, हर ट्रेन में नहीं है, ये सिर्फ एक बोगी लगाई गई है। तकरीबन 45 पर्सन्स के बैठने की स्पेस है इसमें। अच्छा। ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन जो है मुल्तान से चलाई जाती है ये ट्रेन कराची तक। अच्छा। और कराची से मुल्तान तक ये एक ही ट्रेन के साथ लगाई गई है। तो इसमें जो है तकरीबन अब मुसाफिरों को ये बड़ा शिकवा होता था कि स्टेशन के ऊपर खाने पीने की जो चीज़ें होती थी इसमें वो ठंडी मिलती थी या उनका फ्रेश भी नहीं। अब इसमें ये था कि तकरीबन 40 से ज़ायद इक़साम के खाने थे, जिसमें उन्होंने ये रखा था गया था कि ये था कि इसमें आपको बारबेक्यू की सहूलत मिलेगी, गरम रोटी मिलेगी। जैसे कि स्टेशन पर अगर आप देखते हैं जिसने मुल्तान से कराची तक का सफ़र करना है तो वो तकरीबन काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र है, 20-25 घंटे का सफ़र है। तो उसके लिए खाना पीना भी है स्टेशन से लेके, तो रोटी ठंडी खाना पीना तो फिर नहीं रुक सकता सफर के दौरान। अच्छा, मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम जान रहे थे फूड डाइनिंग कार के हवाले से। अच्छा, क्या ये जो अब सहूलत दी जा रही है, आया इसका मकसद क्या है? क्या ये जो जितनी भी लोग सफ़र कर रहे होंगे उनके लिए सस्ती चीज़ें होंगी या फिर महंगी चीज़ें होंगी? बिल्कुल, ये अच्छी बात है आपने ये सवाल किया। ये देखिए, ये था तो आवाम की सहूलत के लिए, जो मुसाफिर थे ट्रेन पर सफ़र करने वालों के लिए, कि ये एक अच्छा स्टेप था रेलवे की जानिब से कि जो गर्म खाना मिल जाता था, फास्ट फूड भी मिल जाती थी इस डाइनिंग कार के अंदर।
अब उसके बाद जब ये चली है ना, उसके बाद देखा गया है ये बहुत सारी मुसाफिरों की शिकायत ये थी कि खाना बहुत ज़्यादा महंगा था। अब इवन कि आप एक देखें मिनरल वाटर की एक छोटी पानी की बोतल है वो 300 रुपए की इस डाइनिंग कार के अंदर दी जा रही है। इसके साथ रोटी आप देख लें, एक सादा रोटी वो तकरीबन 150 रुपए की रोटी है, सादा नान 200 रुपए का है। अब आप देखिए चाय का कप अगर आपने इसी डाइनिंग कार से लेना है तो ये मुसाफिरों की 300 रुपए का चाय का कप है। अच्छा, ये ओवरऑल, अच्छा जब भी हम चाहे बाहर किसी ऐसी जगह पे जाएं, सफर कर रहे हों, तो वहाँ आपको चीज कभी भी सस्ते दामों नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी वो है। आपको चाहे आप रेस्ट एरिया में भी आप रुकते हैं तो वो जो चीज आपको सस्ती कुछ 70 रुपए की होगी ना, तो वो वहां पर 120 रुपए की होगी या 150 रुपए की होगी। 150 रुपए की, इतना डिफरेंस होता है। अच्छा, आप अपनी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, आप अपनी चिप्स वगैरह कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो आपको उतनी महंगे दामों जो है वो आपको मिलेगा। मिलती है, बिल्कुल ऐसी है। मुझे लगता है कि यार ये फैसिलिटीज तो दे रहे होते हैं पर इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता, फायदा है ना? नहीं पहुंच रहा होता। अब अच्छा, देखिए एक गरीब आदमी है जिसने सफर करना है ट्रेन के ऊपर, जाहिर सी बात है आम आदमी सफर करता है जिसकी जेब गुंजाइश नहीं देती, अपनी सवारी पे ना जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वही ट्रेन की तरफ आता है। तो अब इतना महंगा खाना मिलेगा। अब इवन कि एक दाल की प्लेट जो है वो 1100 रुपए की है। अच्छा, लोगों ने खाना भी नहीं है, एक बात बताऊं, बिल्कुल ये बहुत कम लोग जो हाँ ठीक है जो इसको ट्राई करना चाह रहे होंगे, जो थोड़े साहिब इस्तात होंगे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। अब देखिए रेलवे इंतजामिया जो लाखों रुपए तनख्वाहें ले रही है आवाम के टैक्सेस के पैसों से, जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी इस चीज पे नोटिस नहीं लेते। आप देखिए कि इस चीज पे नोटिस लेना चाहिए। अगर एक आवाम को सहूलत दी गई है तो वो कम से कम, अगर आप गर्म खाना दे रहे हैं या अच्छा खाना दे रहे हैं तो कम से कम सस्ता तो हो। बाहर से अगर आपने देना है महंगा, अगर आप दे रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो तकरीबन कुछ 10, 20, 30 रुपए आम हिसाब से बाहर से बात है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, इदारों का उस तरीके से कंट्रोल नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है करप्शन जो हम बात करते हैं ना, उसका आसानी से खात्मा हो नहीं सकता। अच्छा, फिर इतने हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान के कि हम एक एक इशू को भी छेड़ें तो ऐसा लगता है यार ख़त्म नहीं होंगे। अभी जैसे सर्दियां हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए सबसे मेन आ जाता है सुई गैस के हवाले से भी। अच्छा, सुई गैस क्योंकि नहीं है दस्तयाब, लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात होती हैं। आप खाना नहीं बना सकते, नाश्ता नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ लोगों ने कंप्रेसर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखा हुआ है घरों में। अच्छा, ये भी एक जाहिर सी बात है, हर बंदा जब ये कहता है कि यार हमें गैस दस्तयाब नहीं है, तो चलो ये आपने तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, फिर इससे क्या होता है कि हमारी, क्योंकि अभी बहुत सारी मुश्किलात हैं, अभी बहुत सारी गैस पाइपलाइंस जो हैं वो कहीं बिछी हुई हैं, कहीं नहीं बिछी हुई, कोई बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी हुई हैं, तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे, ये जो हमारा सुई गैस का इदारा है ये क्या काम कर रहा है? बिल्कुल आसमा, सुई गैस की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होता है वैसे ही मुल्तान शहर अगर हम देखते हैं, मुल्तान रीजन में सुई गैस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नायाब हो जाती है। अब लोगों का इस सर्दी के मौसम में यही शिकवा होता है, एक तो गैस के कम प्रेशर का और दूसरा खास तौर पर लोड शेडिंग का। अब मुल्तान शहर के अंदर जो है तकरीबन गैर एलानिया तौर पर जो है 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये लोड शेडिंग में 3-4 घंटे गैस आती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि खाना नहीं बनाया जा सका था। इसकी मेन वजह जो गैस की कम प्रेशर होने की वजह जो है वो कंप्रेसर है। लोगों ने घरों के अंदर कंप्रेसर लगाया हुआ। अब एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी के अंदर तकरीबन 100-150 घर हैं, तो उसमें से 20-30 लोगों ने भी कंप्रेसर लगाया हुआ है, तो वो तकरीबन 50, 60, 70, 80 घरों का तो वो सारी गैस वो खुद खींच रहे हैं। अब जो 70-80 घर है वो अगर 3-4 घंटे गैस आती भी है तो वो भी ना होने के बराबर है। अगर वो भी अगर कंप्रेसर इस्तेमाल करेंगे, सारे कंप्रेसर इस्तेमाल करेंगे तो गैस इतनी आती नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि गैस की जो लाइनें हैं, आपने जैसे बात की, वो बड़ी बोसीदा है। 1956 से ये मुल्तान शहर और रावलपिंडी 2 स्टेशन थे जहां सबसे पहले गैस की लाइनें डाली गई थी। अगर हम अंदरून शहर की बात करते हैं, कैंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आबादी है तकरीबन आज से 60-70 साल पहले जब से पाकिस्तान बना है, जब से ये लाइनें डली हैं, तब से आबादी है। उसके बाद हमने लाइनें चेंज करने की कोशिश नहीं की। अब जब आप देखें कोई सड़क बनती है, कोई वाटर सप्लाई की लाइन डलनी होती है, कोई केबल वाली पीटीसीएल की लाइन डलनी है, तो उन्होंने वहीं से खुदाई करनी। जब खुदाई करेंगे गैस की लाइनें की अक्सर डैमेज हो जाती हैं, लीकेज होना शुरू हो जाती है। अब लीकेज का फौरी हल निकालते हैं तो वो प्रॉपर कोई हल नहीं है। यहाँ तो उस लाइन को तकरीबन 10, 20, 30 साल के बाद चेंज किया जाए। लाइनें अगर चेंज करनी है तो ये बात होती है तो सुई गैस
कंपनियों के पास इतना बजट नहीं है, उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो लाइनें चेंज कर सके, ना उनके पास मीटर है, ना उनके पास मीटर है। अब देखिए गैस का इशू जो है, एक तरफ ये गैस का इशू है, दूसरी तरफ गैस ना आने के बावजूद भी लोगों का जो बिल 250-300 रुपए गैस का बिल आ रहा था, वो 8,000, 10,000, 20,000 रुपए तक गैस का बिल पहुंच गया। अब 172% एक बार इजाफा किया गया है, तकरीबन इसी तरह 60 से 70% दूसरी बार इजाफा किया गया। 2 बार गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। गरीब आदमी उसके लिए जो है वो बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो गया। अब देखिए जिसने घर में खाना बनाना है वो क्या करेगा? अब जारी सी बात है, खाना तो खाना ही है हर गरीब आदमी ने, वो गैस खाने के बगैर तो सर्वाइवल नहीं है। अब वो फिर दूसरा मुतबादल ढूंढता है। दूसरा मुतबादल क्या है जी? एलपीजी है शहर के अंदर, या फिर कोई सिलेंडर का इस्तेमाल है, सिलेंडर का इस्तेमाल है, या फिर वो लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करेगा। कभी कभी तो अब ये होता है लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, वही पुराना जो है देही इलाकों में है ना, अभी भी चूल्हे लोग जला देते हैं, अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल है। दही क्या शहर के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब लकड़ी की कीमत देख ले, पिछले दिनों लकड़ी की कीमत जो थी वो 1 मन कीमत जो थी वो तकरीबन 1100-1200 रुपए थी। अब जैसे ही लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ, लकड़ी वालों ने भी, जो माफिया था उसने कीमतों में इजाफा कर दिया, 400 रुपए तक इजाफा कर दिया, 1600 रुपए मन वो होगी। इसी तरह अगर हम गैस की बात करते हैं, ओगरा का जो रेट मुकर्रर किया गया होता है वो तकरीबन 250-260 रुपए, लेकिन मार्केट के अंदर वही जो एलपीजी है वो 320-330 रुपए फरोख्त हो रही होती है। एक तरफ ये महंगाई है, गैस नहीं है, दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई है। हमारी जो इंतजामिया है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो थे, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी, वो मुकम्मल तौर पर हमें गैर फाल दिखाई देती है। अब गरीब आदमी है जिसने रिक्शे के ऊपर गैर एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करना है या घर में लेके आना है, उसके लिए बड़ी परेशानी है। अब वो हम भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम भी दिखा रहे होते हैं लोगों को, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है, हमारी जो इंडिया है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब गरीब आदमी वही चीख चीख के बोल रहा है कि यार महंगाई है, ये मसले मसाइल है, लेकिन वो हल होने का नाम ही नहीं लेता। ये बहुत अरसा दराज से हम इन्हीं मसलों में जकड़े हुए हैं, और आज भी, पहले भी इन्हीं चीजों पे बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं। इससे मजीद ही जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदी कहते हैं। अच्छा दुआ, आप क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाहिर सी बात है लोगों की मुश्किलात परेशानियां जो हैं वो आप देखती भी रहती होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, उन तक आप पहुंचते भी हैं। क्या क्या मसाइल देखती हैं, अभी क्या देख रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ना अल्लाह माफ़ करे ये कहूँगी कि आज तक ना ऐसा मैंने तकरीबन कोई 4-5 साल पहले इनिशिएटिव लिया था ये कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, और यकीन माने कि इन 4-5 सालों में ना तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। अगर हम मंथली 100 लोगों को राशन देते थे तो अब 300 हो गए हैं। अगर हम एक महीने में कुछ 2 से 3 डिजर्विंग केसेस डील करते थे तो अब वो 10 हो गए हैं, अब वो 12 हो गए, वो 15 हो गए हैं। अब बात ये है कि अगर डेप्थ में जाएं हम तो फिर वही चीज़ें निकल आती हैं जिस पे आप भी अभी बात कर रही थी। लेकिन बात ये कि हम कब तक और कितना सिर्फ बात करते रहेंगे। वी नीड अ रियल चेंज, हमें एक रेवोल्यूशन चाहिए, और वो रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आएगी। हमारे जो सबसे पहले तो जो आधे मसले हैं ना, वो हमारे अपने माइंडसेट की वजह से हैं। हम ग्रो करना ही नहीं चाहते। हम जिस जगह हैं हम वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, हम डेवलपमेंट की तरफ हैं, और डेवलपमेंट की तरफ आना बहुत आसान है। ये मैं सिर्फ बातें बैठ के लाइव शो में नहीं करी, मैंने खुद स्ट्रगल किया, इसलिए मुझे पता है कि कुछ भी जो है ना एक कप ऑफ टी नहीं होता, वो आपको आके सर्व नहीं होता। आपको हर चीज़ के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप करें तो सही। आप बैठे बैठाए ख्वाब बना के और फिर कहें कि जी बस मुझे तो ये ख्याली पुलाव सर्व भी हो जाए, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात है, मेरे पास अगर मोस्टली ऐसे केसेस, मैंने अब ये करना शुरू किया है कि अगर मुझे ये पता होता है कि फलां जगह से मेरे पास एक केस आया है, पहले मैं उसकी वेरिफिकेशन करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ अगर उस घर में कोई ऐसा मेल या फीमेल है जिसको कोई स्किल आती है, या जिस इंसान को कोई, मतलब कि आप कह सकते हैं कि कुछ काम आता है या वो कर सकता है, तो मैं उसे काम करवा के दे देती हूँ। यानी कि किसी को कोई छोटा सा एक वो खुलवा दिया घर के अंदर, ये ट्यूशन सेंटर, किसी को कोई टेलरिंग सेंटर खुलवा दिया, अगर किसी के पास स्किल है तो उस स्किल के हिसाब से उसको मैं जो है ना सोर्सेज दे देती हूँ इनिशियल तौर पे कि भाई आप अपना खुद करें। क्योंकि हम तो अगर 10 छोड़ते हैं 20 आगे हमारे पास केस तैयार होते हैं,
लोगों के हालात, लोगों के मसाइल कम होने में आ ही नहीं रहे हैं। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम अल्लाह ताला का शुक्र जितना अदा करें ना उतना कम है, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं पैथेटिक किस्म के कि वी कांट इवन इमेजिन, हम नहीं सोच सकते कि। और क्योंकि मैं तो रहती हूँ इस सिनेरियो में, इस फील्ड में, तो मुझे तो इतना ज़्यादा पता है कि आप ये देखें कि मुझे अगर एक चाय का कप मिला है ना तो मैं उस पर भी 10 दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं लोगों के। अच्छा, फिर हमारे रवैये बहुत तेजी से चेंज हुए हैं। अभी हम इस पे बात भी कर रहे थे कि हम जिस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ पर हमारी बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का शिकार हैं, कुछ खुद साख्ता हैं, कुछ ऑलरेडी बहुत सारे हैं जिससे हम शायद इतनी फाइट कर सकते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं ना। बेसिकली तो हम जंग लड़ रहे हैं ना अपने मसाइलों के साथ और उन चीजों के साथ कि हम लोगों ने करना है। तो अब इस रवैयों के बारे में क्या कहेंगे? लोगों के जो जाहिर सी बात है परेशान हैं, उनके रवैये भी बहुत चेंज हैं। रवैये क्या मतलब, अब जाहिर सी बात है एक इंसान जो मंथली 20,000 अर्न करता है और वो 20,000 उसके बिलों में ही निकल जाता है, और उसका घर भी रेंट का है और उसके घर में बच्चे भी हैं, उसकी बीवी भी है, और वो भी उससे डिमांड करते हैं सोर्सेज की, तो वो पैनिक ही होगा, पागल ही होगा, गुस्सा ही करेगा। उसका कसूर नहीं है। लेकिन कसूर ये भी है कि अगर एक घर में 6 अफराद हैं कमाने वाले, तो वहाँ सिर्फ आज भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड खत्म नहीं होता। अल्लाह जानता है बाखुदा के कब खत्म होगा कि अगर एक घर में 6 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 ही कमा रहे हैं, बाकी 5 सो के उठ रहे हैं 3 बजे, और उसके बाद ना वो जो 2 लोग हैं उस पर पूरा घर डिपेंड कर रहा है। बात ये नहीं है कि सिर्फ हमारे मुल्क में एफिलिएशन है, पूरी दुनिया में है, लेकिन दे आर सर्वाइव। वो कैसे करें, वो ऐसे करें। अच्छा, बिल्कुल दुआ इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम डिटेल से बात करेंगे। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, और इसके साथ ही दुआ हमारे साथ मौजूद रहेगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद दुआ बुखारी तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन एक और गेस्ट भी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। और सादिया रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सादिया से इनकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, शायरी की बातें होंगी, अदब की बातें होंगी, इनकी शायरी भी सुनेंगे, और साथ साथ जो है हम जिस तरह से दुआ से बात कर रहे थे उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है वो सादिया से उसकी जर्नी के हवाले से जानेंगे। अच्छा दुआ, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोगों की जिस तरह मसाइल हैं, परेशानियां हैं, और इस टाइम सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। अच्छा, अभी आप क्या समझती हैं जिस तरह से एक इमदाद का जो एक हम जो साहिब इस्तात हैं वो एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया, वो सिलसिला चल रहा है या रुक गया है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग भी जब महंगाई और जब ये इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम्स पूरे ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात करें तो सब डिस्टर्ब हुआ है, तो वो भी हाथ फिर पीछे खींच लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बल्कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जो है वो कहा है। मैं बल्कि ये मैसेज भी देना चाहती हूँ लोगों को इस हवाले से कि हमें जहाँ पे कहते हैं कि एक डोनेशन आता था, डिफरेंट लोग हमें डोनेट करते थे, वो एक टाइम होता था कि हमें बगैर कहे डोनेशन मिल रहा होता था, क्योंकि केसेस हमारे पास वेरीफाइड होते हैं, लोगों को ट्रस्ट है, तो वो हमें करते थे, हेल्प करते थे उनकी सबकी। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि अब हम लोगों को मुश्किल हो रही है उस चीज को कवर करने में, और उसकी रीजन यही है कि डेफिनेटली महंगाई ने और स्ट्रेस की जो महंगाई की स्ट्रेस है, महंगाई है, उसने वाकई इन चीजों को भी मुतासिर किया है कि हमें अब डोनेशन के लिए जो है वो कहना पड़ता है, और जो जहाँ पे हमें कोई डोनेशन देता था कुछ एक मखसूस अमाउंट, वो उससे हाफ हो गई है या बिल्कुल ही खत्म हो गई है। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल खत्म कर दिया, और बड़ा बेचारों ने ये रिक्वेस्ट करके किया कि हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे अपने ज़्यादा हमें अपने आप को कवर करना टफ हो रहा है। तो बल्कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हम लोगों का, मुझे जाहिर है बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस वक्त भी मुल्तान में, लेकिन जो मेरा सेटअप है, मेरा जो सिस्टम है बिल्कुल प्रॉपर वेरीफाइड और रिकॉर्डेड है। तो अगर आप मेरे थ्रू लोगों की करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। डेफिनेटली मुतासिर किया है बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छे खासे यार फैमिलीज जो हैं वो रोड पे आई हैं, तो अपनी आंखों से ये हाल देखा है, तो लोगों के वाकई बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो कहते हैं अच्छा, फिर ये होता है अब जब लोग कहते हैं ना तालीम की हम बात करें या हम उनको कोई, तो सबसे पहले बात यह आता है कि हम इस रोटी वाले चक्कर से बाहर निकलेंगे तो हम अपने बच्चों की तालीम की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? बच्चों को नहीं हम उसी चीज़ पे लेकर आएंगे, तो ये चीज़ें हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं।
अच्छा, इस सादिया से जानते हैं, सादिया शायरी का आगाज कैसे किया, आपकी जर्नी जो है वो कैसी जा रही है? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक। शायरी का आगाज़ बचपन से ही किया। आप यूँ कहें कि ये विरासत में मिला मुझे वालिद से और अपनी फैमिली के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रुझान को मैंने अपने बाबा जान से इन किया और उसको लेकर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आई और लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जानते हैं कि मैं मुल्तान में और बाकी दूसरे दीगर शहरों में भी, और कहें तो हम दीगर ममालिक में भी जानते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं, करम है मेरे मालिक का। हाँ जी। सही, तो मतलब अच्छी जर्नी जा रही है। घर में जो है वो बाबा की वजह से, बाबा भी करते थे? हाँ जी। अच्छा, उन्हीं से मुझे उन्हीं से शौक हुआ। सही हो गया। तो पहली जो शायरी की, जो पहला शेर पढ़ा वो क्या था, याद है? जो पहली शायरी थी, जो पहला शेर था, बचपना ही था और बचपने से ही मुताबिकत रखता था। हाँ। बट मैंने उससे भी पहले बचपन में स्टोरीज का आगाज किया है। 2 क्लास से मैंने स्टोरीज और स्पीच, फर्स्ट मैंने स्पीच भी 2 क्लास में लिखी थी और फर्स्ट स्टोरी भी मैंने 2 क्लास में लिखी थी। बट जो पहली मैंने एक नज्म लिखी है वो कुछ इस तरह से था कि आई डोंट नो अबाउट इट, कि मुझे ऑन ईयर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि उससे ही मुरतब मेरी वो पोइट्री फर्स्ट रमूज में आई। कि एक चूज़ा था छोटा, वो बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा और मैं उसके ना टांग में चोट आ गई थी, उसको मैंने देखा, फिर मैंने लिखा, बाकी सारे दौड़ रहे थे कि जी अच्छा तो सारा जहान अच्छा, मांगी हुई आज़ादी से जिंदान अच्छा, वाह, मांग कर जो घर भर दिया तूने, इस मांगने से घर बेसामान अच्छा, वाह, हमें नहीं ख्वाहिश गुलिस्तानों की, जो रब ने बख्शा है वो खाकी मकाम अच्छा, वाह, डर मौजूद है घर कलाम में तेरे, मेरे नजदीक तू बेकलाम अच्छा, वाह, हो चुका है गुलामी में मुब्तला तू, बना सका ना अपनी गैरत का मकाम अच्छा। उस वक्त मैं 9th क्लास में थी, तो असातिज़ा और करेक्शन, बट एक छोटे चिक को लेकर मैंने इस पे पोइट्री की। सही, चलिए ये तो अच्छी बात है। वैसे भी ये मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से ना गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें होती हैं, और सम टाइम जो हैं वो चीज़ें आपकी जो है वो खुद से निखर के बाहर आ जाती हैं, कुछ आपको थोड़ा स्ट्रगल करके उन चीज़ों को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये यहाँ पर ये कुदरत का एक निज़ाम है। अच्छा, आपने जो शायरी कर रही हैं वो किस किस्म की शायरी कर रही हैं? ज़्यादातर मैं फितरत को देखकर करती हूँ, सब्ज़ाज़ार, बारिश, या इंसानियत को लेकर करती हूँ। जैसे एक जानवर का दुख है या इंसानियत का दुख है, ठीक है, इंसान की तकलीफ को लेकर उस पर कुछ ना कुछ लिख देती हूँ, या आंसू या बारिश या पानी या कतरे, कुदरत से मुतासिर होकर या इंसानियत से, इसी पर मेरा शायरी का बेसिक उन्वान होता है। या दोस्त अहबाब, अब मैं लिखती हूँ हम दोनों, तो वो लोग उसको इश्किया टर्म में ले जाते हैं, बट मैं एज अ फ्रेंड, जस्ट लाइक मैंने अपनी दोस्त के लिए लिखा, क्योंकि स्टार्ट ही मैंने स्कूल लाइफ से किया था, तो मैं फ्रेंड्स को लेकर चल रही थी। अब उसका रुझान बन रहा है कि शायद, क्योंकि मोटो भी यही बन जाता है ना, कि पोइट्री का ये दोनों, तो वो मैं दोनों लिखती थी, मैं और मेरी फ्रेंड। अच्छा, हाँ जी, तो मैंने इसी से मुतासिर होकर शायरी की। अच्छा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा जो है मुआशरे में टूटा हुआ दिल हो जो नाकाम आशिक हो, हाँ जी, हाँ जी, तो या फिर कोई इस तरह दिल के अलावा भी बड़े मसाइल हैं जो आपको शायर बना देते हैं। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ। हाँ, ये मोस्टली तो यही है, मोस्टली तो हमारे ये बात है। हाँ, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। हम लोग क्या कहते हैं कि जो शायर होते हैं ना, वो आपके एहसासात, जज्बात के ना आपकी अक्कासी कर रहे होते हैं। मतलब समटाइम होता है कि आप शायरी कर रहे हैं, आप क्या शेर है, लेकिन हम उसको अपने ऊपर जो है वो लेकर आ जाते हैं, यार ये हमारे ऊपर है, क्योंकि वो उस फीलिंग को अक्कासी कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं अच्छा यार ये तो हमारे। तो अभी आपने किसी को कोई पैगाम देना हो, कोई आपने मैसेज देना हो, तो आप शायरी के जरिए ही दे दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल जो है वो शायरी बहुत ज्यादा, जिस तरह हम देख रहे हैं नौजवान हमारे इस तरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से भी आपसे जानूंगी। सोशल मीडिया की वजह से भी काफी लोगों ने जो है अपने आप को मनवाया भी है, लोग बहुत सारे चेहरे सामने भी आए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने इसके सोशल मीडिया को लेकर चल रही हैं या आपने उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया? मैम, मैं प्रैक्टिकली चलती हूँ, ऑनलाइन मुझे ना समझ आती है और ना मेरे हाथे में गुजरी है। आप जितना फिजिकली मूव करोगे, आप मिलोगे, इन टच रहोगे, कम्युनिकेशंस करोगे, उतना ही बेटर है, बिकॉज ये दिमागी तौर पर आपको मफलूज कर देता है कि आप मीडिया, FB, टिकटॉक, अच्छी अच्छी खवातीन अपने आप को क्या कहें, अपनी अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, बापर्दा बनाया, बाइज्जत बनाया, और आप खुद को सर्व कर रहे हो, वक्फ कर रहे हो। व्हाट इज दिस? तो मेरे नज़दीक तो ये चीज़ें जिच हैं, हीच हैं, बट आप चलें तो
ये कि रमूसात और लवाजमात और मतलब लोगों को लेकर चलें आप। तो बुक भी आपकी कोई इस हवाले से भी काम कर रही हैं? हाँ जी, एक बुक आई है मेरी। अच्छा। फिर मैं यही कहूँगी बचपना था तो बुक भी बचपने की है, बट ये कि जो मैं मजीद लिख रही हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट है और बेटर पोइट्री कर रही हूँ, वो उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। क्या सुना रही हैं? मेरी ताज़ा गजल है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वो बाकी कह सकते हैं थोड़ा सा टूटा हुआ दिल, थोड़ा सा आंसू, थोड़ी सी गिरी औजारी, वो कुछ कह सकते हैं। बस आ ही जाएगी, जज्बात जाग जाएंगे। नहीं, वो लोगों को देख देख कर हमने भी रुझान पकड़ा है कि शायद ये चीज कुछ ज्यादा मशहूर है। हाँ, वैसे भी सैड पोइट्री, सैड सॉन्ग्स ये बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। अक्स उसका मेरे खुमार में है, अक्स उसका मेरे खुमार में है, चाशनी जो तुम्हारे प्यार में है। वाह। उसको जाके बताना ए कासिद, उसको जाके बताना ए कासिद, अब तलक कोई इंतजार में है। वाह। इख्तलाफात हो ही जाते हैं, इख्तलाफात हो ही जाते हैं, ए सनम तू मेरे शुमार में है। वाह। दुनिया ने हमको किया है बदनाम, दुनिया ने हमको किया है बदनाम, कुछ कमी आई कब वकार में है। वाह। अब मुयस्सर हुआ रुबाब हमें, कब मुयस्सर हुआ रुबाब हमें, जो नशा मौसमे बहार में है। वाह, क्या बात है। आपने मौसम बहार का मुझे लगता है दुआ उसमें ना हो गई थी। नहीं, बड़ा अच्छा था कि इख्तलाफ है मगर तू मेरे शुमार में, बड़ा अच्छा। अच्छा, मैं खुद भी मैंने एक बुक पब्लिश की हुई है ना, तो मैं भी थोड़ा इस फील्ड से काफी टच रही हूँ। भूल गई थी, याद आया। इन टच रही हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आया सुन के। बहुत अच्छा वो हर काम किया है जिसे हम समझते हैं कि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने कहा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी बन जाऊं, मैं बुक भी शाया कर दूं, मैं शायरा भी बन जाऊं। जिंदगी है, आपको जो आप चाहते हैं वो आपको एक दफा तो जरूर करना चाहिए। बाद में आप करें ना करें, लेकिन आपको पछतावा। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बैठी हूँ ना, लाइक कोई अगर अल्लाह पाक ने लिखा है मेरी जिंदगी इतनी, तो मैं जब बैठी हूँ अपनी पूरी सौखी जान दी आखिरी एज में, तो मैं ये ना सोचूं कि मुझे कोई पछतावा रह जाए कि काश मैं वो कर लेती। मैं ये पछतावों वाली लाइफ नहीं गुजारना चाहती। दैट्स द पॉइंट। तो मैं इस वजह से हर वो काम करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। एक दफा जरूर करनी, ट्राई करनी चाहिए। ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहती हूँ वैसे भी आपको जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, एक अच्छी सोच के साथ जब आप चल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको ये चीजें जो है ना आपके माइंड में आती जाती हैं, यार कुछ और अच्छा करना चाहिए, कुछ और अच्छे लोगों के काम आना चाहिए, ताकि लोगों में जो है वो आप समथिंग न्यू। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, आपके क्या प्लान हैं, क्या गोल्स हैं? इसके अलावा क्या करती हैं शायरी के अलावा? मैम, मेरे प्लान्स और गोल्स सारे एक ही चीज पे मुरतब हैं, वो है आई वांट टू मेक इंडिपेंडेंट एंड आई वांट टू एस्टैब्लिश ह्यूमैनिटी। मैं चाहती हूँ कि मैं दुख इंसानियत के काम आ सकूँ और ख़ुद को मैं इस्तेकाम पहुँचा सकूँ। ये दो ही ज़िंदगी के ज़ाविये हैं, और मैं ये नहीं देखती कब मैं खड़ी हूँ, कब मैं बैठी हूँ, कब नींद है, कब सुकून है, कब आराम है, कब रात है, गर्मी है, धूप है, सर्दी है। सही है। नथिंग एल्स। ठीक। बस जो काम करना है वो करना है। फोकस्ड है, मतलब। हाँ जी, ये चलें, ये अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि हर फीमेल में ये सोच हो। फीमेल का इंडिपेंडेंट होना बहुत जैसा दौर है ना दुआ, उसमें मेरे हमें हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। बिल्कुल। तो ये इंडिपेंडेंट जो है वो ये नहीं होता कि आपने किसी से आप अपने आप को शो करते हैं कि यार हम इससे कुछ बड़ा, वो आपकी अपनी इनर सेटिस्फेक्शन होती है। तो इंडिपेंडेंट के साथ एक चीज और है कि मैं किसी पे बर्डनाइज नहीं होना चाहती। बिल्कुल ऐसा। पेरेंट्स है, इट्स ओके फाइन, देन आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फुलफिल भी करते हैं। बस जब ऐसा हो जाए कि तकदीर के एवज वो आपकी लाइफ से स्किप हो जाए, देन आपको अपनी लाइफ को किसी पे बर्डनाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, मजीद भी बातचीत होगी क्योंकि 3 खवातीन मौजूद हैं, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और आज हमारे रोही के NLE हैं असद मलिक, आज उनकी बर्थडे है जनाब। तो सबसे पहले तो हम उनको विश कर लेते हैं ना, दुआ मिलके विश करते हैं। विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे असद। अल्लाह ताला आपको ऐसी हजारों खुशियां नसीब करे। हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से जो है अगेन आपको हैप्पी बर्थडे। और केक रेडी रखना, जब मैं जैसे ही शो से फ्री हूँ तो ऐसे जाते ही जो है ना
केक हमारे सामने पड़ा हो और फिर हम दोबारा केक कटिंग सेरेमनी कर दें, ताकि हमें भी खुशी हो कि जी असद मलिक इस दुनिया में आ गए थे और इस खुशी को जो है मिलके जो है वो सेलिब्रेट करें। अच्छा, बर्थडे का मैं समझती हूँ ये जो बर्थडे आती है, लोग कहते हैं जी 1 साल कम हो गया, क्या खुशियां मनाते हो 1 साल की? हम इसलिए खुशियां मनाते हैं चलो 1 साल गुजर गया 1 साल हम सरवाइव कर गए उस साल में। हाँ, और जो सरवाइव कर गए, और सेकेंडली खुशियां इंसान खुद तलाश करता है। और ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, ये बहाने होते हैं बेसिकली कि आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ जो है वो आप उन खुशियों को, उन मोमेंट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, और गिफ्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, केक हम जरूर खाएंगे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं अपनी हेल्थ टिप की तरफ। सेगमेंट है जी हमारा, आज हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली पे, पीनट्स पे आज बात करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ मूंगफली किसको नहीं पसंद होगी, विंटर्स का एक बेहतरीन तोहफा अल्लाह की तरफ से। ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हमेशा हमेशा आपके लिए, मैं कहती हूँ, अल्लाह की तरफ से खास तोहफा है। अच्छा, फिर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मूंगफली का एक स्पेशली इंतज़ार होता है विंटर्स में, कैसा मज़ेदार एक टाइम होता था यार। अभी तो खैर हमारे लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका हुआ है कि फैमिलीज पहले ना इकट्ठी बैठी होती थी, कोई मूवी लगी हुई होती थी, और आपके जो है वो ढेर सारी मूंगफलियां जो है वो इकट्ठी हो के जनाब हर बंदा जो है वो खा रहा होता था, जिनमें से एक मैं शरारतें ये करती थी, जो बहुत ज़्यादा छील के रखता था मैं वो उठा के खा जाती थी। तो मतलब आप ये वो, खैर अब तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ड्राई फ्रूट्स उतनी तेजी से महंगे हुए हैं, अब मूंगफली भी जो है वो एक आम बंदे की रेंज में जो है वो बड़ी मुश्किल से है। 300 रुपये पाव है जनाब, और उसके साथ साथ जो है वो अब एक पाव बड़ी लेना बड़ी मुश्किल हो गया है। तो मूंगफली जो है वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम इसके थोड़े से फ़वाइद की तरफ आ जाएं तो इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, एक तो आपके जिगर के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, फिर सेकेंडली हमारे हड्डियों के हवाले से जो है मूंगफली वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। कोलेस्ट्रॉल में भी आपको कम करने में मदद देती है। हाँ, मैं एक बात करती होती हूँ कि जब आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं तो आप ठीक रहते हैं। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो फिर आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मूंगफली का जो है वो आप इस्तेमाल जो है, अच्छा ये भी टाइमिंग होती है कि आपने कब खाना है। ड्राई फ्रूट आप कब खा सकते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल हम लोग होता है कि सम टाइम होता है खाने के बाद फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, हालांकि उसमें वो आपको फिर जो है वो एसिडिटी भी हो सकती है, आपके स्टमक के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, तो एक भारीपन सा महसूस होता रहता है। तो लिहाजा जैसे आप दोपहर में खा सकते हैं, आपकी भूख को कम करने में भी मूंगफली जो है वो आपको मदद देती है। तो सर्दियों में जो है एक तो आपकी जैसे आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, बॉडी टेम्परेचर आपका जो है वो मेंटेन रखती है, उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। बच्चे बड़े सभी जो है वो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारी डिज़र्ट में भी स्पेशली जो है वो मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड हो रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ एक बड़ी अच्छी और मजेदार जो है ग़िज़ा है। दुआ कितनी पसंद है मूंगफली? काफी पसंद है, और वो ये आप वाली बात है कि जो है ना, मैं खुद नहीं छीलती, मुझे इतनी मेहनत नहीं होती तो मैं खा लेती हूँ। और मुझे चिलगोज़े बहुत पसंद है, लेकिन चिलगोज़े जो है ना वो बहुत महंगे हैं। अच्छा, और फिर अच्छा, मुझे मूंगफली के साथ जो मेरा बेसिक जो मेरा फेवरेट है ना ड्राई फ्रूट्स में, वो है कैश्यू नट। मुझे वो ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, वो मैं ज्यादा खाती हूँ सर्दियों में। और मुझे अखरोट हो गया, ये अच्छा, ये आपको जाहिर सी बात है। बादाम हो गए, एक मुट्ठी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। इस तरह हम उसमें ये है कि आप जैसे आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ मिथ्स बनी होती है यार गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स के, भाई गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, तो ये आपकी एनर्जी आपकी बहाल करती हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं और आपको स्ट्रॉन्ग रखती हैं। इससे और क्या चाहिए? आपको कितनी पसंद है मूंगफलियाँ? जितनी सर्दियों के लिए जरूरी है, बिकॉज वो एक बहुत नफीस और उम्दा जायके की चीजें, तो मुझे तो बहुत पसंद है। अब बहुत ज्यादा खा लो ना, फिर बहुत ज्यादा के बाद जो है ना बहुत ज्यादा रात में तो मोस्टली चलती है ना, ये हर वक्त एवरी टाइम तो नहीं। बंदा जैसे बिस्तर में हो मूंगफलियों के साथ नाइट एंजॉय करे, कोई CID वगैरह देख ले। CID, वाह वाह, क्या याद कराया। नहीं, ये बातें हैं। आप बैठे हों पूरे फैमिली में, कजन वगैरह बैठे हों, आप अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठे हों, तो वो आप उन मोमेंट्स को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेल्थ टिप कि किस तरह से आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए जो है ये अच्छी हो सकती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो है आपके वजन बढ़ाने कम करने में भी आपको मदद देती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, मैं कहती हूँ हेल्दी ग़िज़ा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत पर तवज्जो दें। आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं,
खांसी में बिल्कुल भी आपने मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब भी आप खांसी में, आपको जिस तरह खांसी है, नज़ला जुकाम है, तो उसमें आप जब भी मूंगफली खाएंगे तो वो आपकी सेहत को नुकसान देगी, आपको फायदा नहीं देगी। मैंने कितने सारे फायदे बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दुआ अमल करना इसके ऊपर। अच्छा, अभी क्या सुना रही हैं आप? हम आपसे कुछ सुनना भी चाह रहे हैं ताकि आपकी शायरी भी हम साथ साथ सुनते रहें। ये भी मेरा ताज़ा कलाम ही है। एक्चुअली बुक को तो मैंने थोड़ा खैर बात कहा हुआ है, हमने कहा बचपन से निकल के जरा बड़े हो जाते हैं। सही है। हाँ जी। कल्बे मुस्तर हुआ क्या है, कल्बे मुस्तर हुआ क्या है, होना गाफिल खुदा क्या है, मांग रब से दुआ क्या है, मांग रब से दुआ क्या है, दर्द गम की दवा क्या है, वाह अपनी हस्ती निसार कर दी, पूछता है दिया क्या है, वाह। मेरे हर सिम फैली किरणें, मेरे हर सिम फैली किरणें, ये सितारों की रिदा क्या है, उम्र रोते हुए ही गुजरी, उम्र रोते हुए ही गुजरी, मेरे आंगन में बचा क्या है। वाह क्या बात। अच्छा ये बताएं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे शोज में भी अक्सर मर्द शोरा जो हैं वो आते हैं, हजरात, वो जब भी हम आते हैं उनकी, क्योंकि ख़वातीन बड़ी कम हैं शायरी के हवाले से, और आप क्या समझती हैं? जाहिर सी बात है ये चैलेंजेस भी होते हैं और हमारे यहाँ बहुत होते हैं। हाँ, तो आप किस तरह की फेस कर रही होती हैं, प्रॉब्लम्स किस तरह के फेस करने पड़ रहे होते हैं? क्योंकि अदबी मुशायरे हो रहे होते हैं, उसमें बड़ा कम मौका दिया जाता है, फेवरेटिज्म भी है। हम कहते हैं अदब तरबियत सिखाती है, पर अभी हम अदब में भी बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। क्या कहेंगी आप इस बारे में? मैम चैलेंजेस तो आप घर से निकलते हैं चैलेंज फेस कर रहे हैं, खवातीन के लिए तो हर वक्त है ना। जैसे आप अपनी फैमिली से डोर क्रॉस करते हैं ना, आउटडोर आप इन होते हैं, जैसे इनडोर से आउटडोर होते हैं आप, चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज एक चीज है जो मैंने बहुत ही पहले सुनी थी कॉलेज लाइफ में कि सब कुछ बदला, सब कुछ बदला, एवरीथिंग चेंज हुई, बट मेल्स का फीमेल्स को देखना आज तक नहीं बदला। वो था, वो है और वो रहेगा ऐसी। तो चैलेंज तो आपको स्टार्ट हो गया, घर से आप निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने स्टडी किया, आपने अगर कोई आपका एम्बिशंस हैं, आपके कोई प्रोफेशंस हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत हैं। बिकॉज अगर 100 मेल्स हैं तो उसमें से जस्ट 6 फीमेल्स होती हैं वहां पर एज अ पोइट्रिस्ट। बाकी दीगर शोबाजात में फिर भी ज्यादा हैं, बट इस पोइट्री साइड पर बहुत कम है। बट फिर आपको बापर्दा रहते हुए और उस तरीके की कम्युनिटी से बचकर जो अपने आप को इस तरीके से लहरा कर और बल खाकर फिरती हैं, और आप उस तरह ना दिखें, आप खुद को एक लिमिट में रखें, तो आपको ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो जेलिसी लेवल आ जाता है कि दिस इज डिफरेंस, दिस इज चेंज, इसको पुशअप करें, इसको बैकअप करें, या फिर एक हसरत होती है कि इसको हम देखें। सही जी, तो ये चीजें, और फिर आपका अट्रैक्शन, ये लोग आप में अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको रिजेक्ट कैसे करना है, उनसे सेफ कैसे रहना है, उनको लिमिट में कैसे रखना है, और अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ अपने घर तक कैसे लेकर आना है। तो ये चीजें मैं बहुत फेस कर रही हूँ। बट ये कि मैंने मीडिया पर एक टाइम पीरियड स्पेंड किया है, बट उसको भी मैंने खुद को लिमिटेड कर लिया, क्योंकि रिस्पेक्ट इज फर्स्ट, आपकी इज्जत सबसे पहले। ये चीजें तो लाइफ में है, ये नहीं तो और नहीं तो और, पोइट्री नहीं तो और, क्योंकि मेरा एक तो खासा नहीं है, और ना मैं एक चीज पे कभी लिमिटेड रही हूँ, ना मैंने खुद को फिक्स्ड किया है। मैं आर्ट वर्क कर लूंगी, मेरा शौक है, मैं कुकिंग कर लूंगी, मेरा शौक है, और भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रुझानात चेंज करती रहती हूँ। ये नहीं तो टाटा बाय बाय और सही, वो नहीं तो वो सही, वो ना तो वो सही। खुद को बिजी रखना है, मेंटली एक्टिव रखना है। सही। चलें, ये अच्छी बात है कि इंसान को जो है वो एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर अपने आप को जो है, खातून जब बाहर निकलती है, हम खुद क्योंकि वर्किंग वुमेन्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही होती हैं, लेकिन स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बहुत सारे आप अचीव कर लेते हैं सब। अच्छा दुआ, आपको भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता होगा, नहीं? डेफिनेटली, क्यों नहीं करना पड़ता, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, यहीं सर्वाइव कर रहे हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट का ना एक डिफरेंट एक होता है, जिसमें देखिए फीमेल के लिए ना हम बात कर रहे थे रवैयों की। दुआ, जैसे रवैये जो हैं वो बड़े हमारे इस टाइम चेंज हैं, बड़े तल्ख हैं, और लोगों के लिए जो है वो मेरे ख्याल में एक रियलिटी और एक सच भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। मतलब झूठ पे आप, हाँ, सोसाइटी में एक मेल के लिए बड़ा ही मुश्किल है औरत की कामयाबी को हजम करना। चाहे कि वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन वो दिल ही दिल में चाह रहा होगा कि ये कह दे मैंने नहीं करना,
आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मेल्स अगर इस पॉइंट सिनेरियो से देखें ना फीमेल की सक्सेस को, कि हम ये हमारे साथ हमारी स्पोर्ट बनेंगी, तो उनकी सोच बड़ी प्रोडक्टिव हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हजम नहीं हो रहा होता कि एक फीमेल हमसे, हमारे उसके अंदर, हमारे जो फील्ड में हमसे ज्यादा आगे है, हमसे ज्यादा फेमस है, लोग हमसे ज्यादा इसे जानते हैं या इसकी वजह से हमें जानते हैं। तो बात करने का मकसद है कि मर्दों के लिए बड़ा टफ है। वो कहते हैं ना कारमीना हाजमूला सब कुछ खा पी के ना इनको जाना चाहिए किसी सक्सेसफुल औरत के पास। सीरियसली दे आर वेरी, दे कांट डील अस, नहीं डील कर सकते हमें। मेरी एक तहरीर बड़ी वायरल हुई थी, मैंने लास्ट ईयर लिखी थी कि एक ज़हीन औरत को मेल फीमेल दोनों से प्रॉब्लम होती है सरवाइव में, क्योंकि फीमेल जो है उससे कोई उससे ज़्यादा मतलब खूबसूरत और हसीन होती है तो उसे उसका प्राउड ख़त्म करना है, और जो मेल उससे ज़्यादा ज़हीन होता है वो उसकी ईगो ख़त्म करनी है। तो उसके लिए सरवाइव करना ज़्यादा औखा है। जो इंटेलिजेंट होती है, जो कि मल्टी टैलेंटेड हो, या जो बंदी ऐसी हो जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट औरत होना एक बहुत अच्छी बात है, जिसे हमारी सोसाइटी ने बड़ा बुरा समझा हुआ है और बड़ा बुरा कहते भी हैं। अब चाहे लोग जो है वो पॉलिटिकल बयान दें कि नहीं जी हम तो बड़े खुश होते हैं, नो नॉट एट ऑल, मौका मिलता नहीं और वो बात करते नहीं। अच्छा, ये चीजें तो मैं कहती हूँ जब तक आप हैं, जिंदा हैं, ये चीजें चलती रहेंगी और करना सीखें भाई। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल में कामयाबी में आप एक दूसरे को अप्रिशिएट जब करेंगे तो मेरे ख्याल में ये नफरतें भी कम होंगी। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि औरत कामयाब हुई है तो उसने औरत कार्ड यूज किया, ऐसा नहीं है। जैसे आप मेहनत करके कामयाब हुए, वो भी मेहनत करके कामयाब हुई है, इसको एक्सेप्ट करना। मैं कहती हूँ जज नहीं करना चाहिए, बस ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को जज करना छोड़ दें। दुआ, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं और बड़े अरसे बाद आई, तो अच्छी गपशप रही, गुफ्तगू रही, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप। अभी नाज़रीन हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। और इसके साथ ही सादिया हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, उनका तारुफ करवा देती हूँ। मोहम्मद उमर महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। अच्छा जी, आज इनसे हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस तरह हम मुआशरे की तब्दीलियां हम देख रहे हैं, उसी तरीके से तलाक की शरह में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या वजूहात हैं, कानून हमारा जो है वो क्या कहता है इस हवाले से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके मामलात में जो है बहुत सारे लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। तो इस हवाले से क्या क्या राइट्स हैं, अगर मर्द ने तलाक दी है तो बीवी के फिर क्या राइट्स बनते हैं, अगर बीवी ने खुला ली है तो देन क्या राइट्स हैं, क्या कानून है, तो ये तमाम चीज़ें जानेंगे। सर, तलाक के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहला मसला है दीनी इल्म की कमी, जिस वजह से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। दूसरा इसमें शक, उस वजह से भी ज़्यादा मियाँ बीवी के दरमियान शक पैदा होता है, तो ये तलाक़ की वजूहात बनती हैं। अच्छा, फिर इसमें रिश्तेदारों का भी हाथ आ जाता है, रिश्तेदार उनको बरगलाते हैं जैसे एक दूसरे को, तो इस बारे में भी तो ये तलाक़ों की वजूहात बनती हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया में इंडियन ड्रामे वो देख के भी एक दूसरे से ये मामलात खराब होते हैं, जिस वजह से तलाक की वजूहात बनती हैं। सही। अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं, क्या जिस तरह के पास आपके पास केसेस आते हैं, क्या है मोस्टली, क्या मसाइल आ रहे हैं? मोस्टली मसाइल जो आजकल आ रहे हैं वो सोशल मीडिया की वजह से ही आ रहे हैं, मोबाइल की वजह से, अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से, और इस तरह के मसाइल तलाक की वजूहात बन रहे हैं। फाइनेंशियली भी अब जिस तरह के कुछ ये रीजंस भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल फाइनेंशियली भी जरिए भी आ रहे हैं कुछ मसाइल जो उनसे, जिस वजह से ये तलाक की वजूहात बनती है। हमारा कानून क्या कहता है इस बारे में? हमारा कानून तो यही कहता है कि जाहिर सी बात है, अगर मियाँ बीवी आपस में कोई अलहदगी चाहते हैं तो तलाक तो सिर्फ मर्द ही दे सकता है। औरत तो सिर्फ खुला का एक दावा दायर कर सकती है, वो कोर्ट में दावा दायर करती है, उसमें जो खामद होता है उसको नोटिस जारी होते हैं। अगर वो कोर्ट में आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो अदालत उन्हें खुला की डिग्री जारी कर देती है, तो वो उनमें अलहदगी हो जाती है। सही। अच्छा, काउंसलिंग के हवाले से भी आपसे बात करूंगी नाज़रीन। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी फलों के क्या रेट्स हैं।
जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में महंगाई का तूफान बेकाबू नजर आता है। अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानब से इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई भी इक़दाम देखने को नहीं मिल रहे। आम शहरी मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बात करें सब्जियों, फलों, चिकन और अंडों के आज के ताज़ा कीमतों के हवाले से, तो सब्जियों में अदरक और चाइना लहसुन जो है वो अभी भी 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि इनकी सरकारी कीमत जो है वो इससे मुख्तलिफ नज़र आती है। चाइना लहसुन जो है वो आज सरकारी कीमत में 540 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। अदरक जो है वो 482 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। इसके साथ प्याज जो है वो मुसलसल महंगा हो रहा है। प्याज की कीमत में 40 रुपये का इजाफा हो गया है। प्याज 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा है, जबकि इसकी सरकारी कीमत भी काफ़ी बढ़ गई है, 232 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया है। उसके साथ बात करें टमाटर की, 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च भी 120 रुपये फ़ी किलो में, जबकि आलू 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इन दिनों हरी मिर्च और टमाटर की सरकारी और मार्केट की कीमत तो एक जैसी है, लेकिन आलू की कीमत जो है वो मार्केट की और सरकारी कीमत कभी भी एक जैसी नहीं हो सकी। सरकारी कीमत आलू की 40 से 44 तक मुकर्रर की जाती है अव्वल, दोयम और सोयम क्वालिटी के हिसाब से, जबकि मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मटर 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि इन दिनों मौसमी सब्जी सुहांजना मार्केट में दस्तयाब होता था 320 तक, लेकिन मौसमी शिद्दत की वजह से उसकी फसल जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से वो मार्केट से नायाब नज़र आता है। इसके साथ शिमला मिर्च जो है वो भी 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। फलों की तरफ नज़र डालें तो फल भी आम शहरी की पहुंच में नज़र नहीं आते। अब तो अंगूर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, मार्केट में कम दस्तयाब है, लेकिन कीमत जो है वो उसकी 600 से 700 तक पहुँच गई है। अनार भी 450 से 600 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ सेब जो हैं वो अपनी क्वालिटी और अक़साम के हवाले से कम 240, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ केले मार्केट में कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 180 रुपये फ़ी दर्जन भी फ़रोख्त होने लगे हैं, जबकि इनकी सरकारी कीमत कम से कम 86 और ज़्यादा से ज़्यादा 130 तक मुकर्रर की गई है फ़ी दर्जन के हिसाब से। इसी तरह किन्नू और फ्रूटर भी हैं। किन्नू 160 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि फ्रूटर 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। ये जितने भी इस वक्त फल दस्तयाब हैं, ये अपनी क्वालिटी के हिसाब से इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ देखने को मिलती हैं। तो इधर देखा जाए, इदारा शुमारियात जो है जिसने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी ये जितनी सब्जियां, फल और इसके साथ चिकन और अंडे की कीमतों की हमने बात की है, इदारा शुमारियात में भी वहाँ रिकॉर्ड इजाफा बताया गया है कि ये जो अशिया खुरनोश हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की जो अशिया हैं, इनकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसको हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया मार्केट्स में खुद साख्ता महंगाई को भी और एक ओवरऑल जो सरकारी मार्केट में भी महंगाई हो रही है उसको रोकने में नाकाम नज़र आती है। और शहरी जो हैं वो अभी भी महंगी सब्जियां, फल ख़रीदने पर मजबूर नज़र आते हैं और हुकूमत से मुतालबा भी करते नज़र आते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें और कुछ रिलीफ दिया जाए गरीब। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से ज़ाहिर सी बात है, तलाक एक नापसंदीदा लफ्ज़ है जिसको अल्लाह ने भी खुद ने भी इसको नापसंदीदा करार दिया है। और जाहिर सी बात है, अब हम जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से अभी घर जो हैं कुछ अरसा यूँ होता है, हमें 1 या 2 महीने शादी चलती है और उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ौरन से जो है वो तलाक पे बात पहुंच जाती है। इस हवाले से कोई उनकी काउंसलिंग भी की जाती है जिस तरह से एक घर बचाया जा सके और इस शरह को कम किया जा सके? अच्छा, इसमें ऐसे है कि मेरे अपने मुताबिक जो कोर्ट्स मैरिज होती है ना, उनमें अक्सर इस तरह के मामला ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उनमें हल यही है कि उन दोनों को, ये कोर्ट में जब हम दावा दायर होता है लड़की की तरफ से, तो कोर्ट में भी मसालियत की एक डेट होती है, वाज़ेह एक जज साहब भी एक डेट रखते हैं मसालियत की, जिसमें दोनों फरीकैन से जज अलग-अलग कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर उनमें कोई राजीनामे का चांस बन रहा हो तो उनमें राजीनामा करवा दिया जाता है। तो इसमें होना भी ऐसे चाहिए कि दोनों से अलग-अलग क्वेश्चन कर लिए जाएं। अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो उनका राजीनामा करवा देना चाहिए। सही है। अगर कोई इशू ज्यादा है, अगर किसी का घर बचता है, हाँ जी, घर बचता है तो उसको बचा लेना चाहिए। बिल्कुल जी, इनसे मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी अपने चैनल ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम सादिया से कुछ और भी सुनते हैं। सादिया क्या सुना रही हैं? आप सादिया को भी ढूंढना पड़ता है कि अच्छा क्या सुना? नहीं मैं निकाला हुआ। अच्छा, निकाला हुआ। तूने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, तूने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो शायर हूँ, हस्ती से गुजर जाऊंगा।
याद करेगी दुनिया मुझे मेरे नाम से, काम कोई खूबरू ऐसा कर जाऊंगा। ए मेरे रफीक बहरे गम से निकलने दे जरा, ए मेरे रफीक बहरे गम से निकलने दे जरा, मैं समंदर की मौजों में उतर जाऊंगा। याद रख अपनी दुआओं में या दे बद दुआ, याद रख अपनी दुआओं में या दे बद दुआ, मेरे मोहसिन हर रुख से निखर जाऊंगा। गर्दाब में फंसी है कश्ती संभलने दे जरा, गर्दाब में फंसी है कश्ती संभलने दे जरा, बीच साहिल रास्ते से किधर जाऊंगा। तेरी नजर की वुसअतों को रसाई ना होगी, तेरी बसीरतों से गुजर कर जिधर जाऊंगा। मेरा ज़ौक़े शायरी हर सू उजाला कर देगा, सूरज की किरणों की मानिद बिखर जाऊंगा। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताएं सादिया, जिस तरह जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे अदबी मुशायरे हो रहे होते हैं, अदबी बैठकें भी होती हैं, कुछ लोग अपने उस पर कर रहे हैं, शोरा के भी अपने अपने मसाइल हैं, जाहिर सी बात है। जिस तरह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाए, बट उस तरीके से कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम मेरा ख्याल ठीक ही है, जैसे हुक्काम वैसे रियाया। तो इसमें एक फर्द वाहिद नहीं 22 करोड़ की आवाम का भी हाथ है। हुकूमत सपोर्ट करे, आप खुद को खुद ही सपोर्ट करो। नहीं कर रहे, बिकॉज जब आप एक फर्द वाहिद नहीं, आप यकता होकर एक पूरी कौम और पूरी आवाम, वो तो एक फर्द ही है ना, एक दो चार का हमला है, या आप कह लें हर जगह कोई ना कोई कॉनियर है, कोई ना कोई आपका बॉस है, सर है, सीनियर है, बट आप तो मजमा हो, पूरा इज्तिमा हो। आप खड़े हो, ठीक है, आपको एक से ज्यादा 2 काम कहे जा रहे हैं, आपने खुद को वक्फ कर दिया, अब उसे डिनाई करो, ठीक है, रिस्पेक्ट में कभी कंप्रोमाइज ना हो, बट आप सबसे पहले आप खुद को खुद ही सपोर्ट करो। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सपोर्ट कर सकती। हाँ जी, दूसरे ममालिक से सपोर्ट कह रहे हैं, आप अपने मुल्क को खुद सपोर्ट करो। आप दूसरी तंजीमों से सपोर्ट मांग रहे हो, आप अपनी तंजीम को खुद सपोर्ट करो। आप दूसरे हजरात के आगे दस्ते सवाल हो, आप रब ताला के हजूर दस्ते सवाल हो। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप खुद विल पावर हो ना, देन आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। आपको हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। मर्दों में जाहिर सी बात है मुशायरे में जाना, खवातीन पार्टिसिपेट करती हैं, तो क्या मर्द हजरात इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं ज़्यादा? हाँ, जो मैंने फेस किया मैं वही बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जग बीती जब आप बीती गए, तो अप्रिशिएट करते हैं, बट फिर वही चीज़ जो मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, अट्रैक्शन, चार्मिंग, मैरिटल प्रपोजल, फ्रेंडशिप, बाकी अप्रिशिएट करते हैं, ठीक, इसमें नो डाउट। सही है। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, खुद ही आप शायरी करती हैं? हाँ, उसके मैं जिस खुद ही तरह करती से हूँ। मेरा उस्ताद कोई भी नहीं है। कुछ जो मैं रमूज जो कर रही हूँ ना, वो गूगल इज बेस्ट। अच्छा, वहां से थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ। बाकी अभी मुझे आज ही किसी ने ना बस यूं कहें कि वादा करके और वादा खिलाफी की है। अच्छा, उस्ताद ही कह लें, सर जी सुबह मॉर्निंग में मंडे काइंडली प्लीज ये इस्लाह के साथ आ जाए, नो अटेंड कॉल, नो रिस्पॉन्स, नो आंसर, मंजर आम से गायब। तो मेरा रब ताला के सिवा कोई उस्ताद नहीं है। सही है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहीं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।